नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान में अपन बात करें, जनरल साइंस की अपन बात करें तो बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार रासायनिक सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन रासायनिक सूत्रों का निर्माण है वो कैसे किया जाता इसको अपन सीखेंगे। ठीक है, अब ये जो रासायनिक सूत्र निर्माण अपन जो सीखेंगे वो संयोजकता के आधार पर सीखेंगे। किसके आधार पर सीखेंगे? संयोजकता के आधार पर सीखेंगे। रासायनिक सूत्रों का निर्माण है वो कैसे होता है, संयोजकता के आधार पर अपन सीखेंगे। तो इसके कुछ नियम है ना, संयोजकता के आधार पर रासायनिक सूत्र है वो कैसे लिखे जाता है उसके कुछ नियम है। अपन उन नियमों को देखते हैं और उसके पश्चात अपन रासायनिक सूत्र है वो कैसे लिखे जाता है उन नियमों के अकॉर्डिंग तो कुछ एग्जाम्पल लेके उनको अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला नियम क्या है। तो इसके नियम कौन कौन से हैं इनको देखने से पहले आप इसका साफ सुथरा एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद में एक एक नियम को अपन देखते हैं। ओके, ठीक है, तो हो गई ये नियम। अब बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम कौन कौन से हैं, किसके आधार पर? संयोजकता के आधार पर। किसके आधार पर? संयोजकता के आधार पर रासायनिक जो सूत्र है वो कैसे लिखते हैं। तो पहला जो नियम है वो तो ये है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आवेश है या जो संयोजकता है वो संतुलित होनी चाहिए। मतलब जितना धनायन है उतना ही क्या होना चाहिए, ऋणायन होना चाहिए। उतना ही क्या होना चाहिए, ऋणायन होना चाहिए। ये है इसका कहने का मतलब। जैसे मान लिया कि अपन बात करें, इसका मैं एक एग्जांपल दूं। जैसे आपको कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 और क्लोरीन की संयोजकता होती है -1। तो ऐसा नहीं कि आप CaCl कर दो, है ना, नहीं, आयन है उसकी यहाँ पे धनायन 2 तो ऋणायन भी 2 होना चाहिए। ऋणायन भी कितना होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसलिए यह CaCl2 करेंगे। क्या करेंगे? CaCl2 करेंगे। तो कहने का मतलब इसका यह है कि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आगे देखो, अगर आगे क्या कह रहा है, जब किसी यौगिक का निर्माण धातु एवं अधातु के संयोग से होता है। किसके? धातु एवं अधातु के संयोग से होता है तो यौगिक के नाम में सामान्यतः धातु का नाम लिखना है पहले एवं अधातु का नाम है वो बाद में लिखते हैं। जैसे देखो ये रहा, तो जैसे इसकी उदाहरण की बात करें, जैसे इधर, तो जैसे मान लिया कि NaCl की बात करें, Na की संयोजकता +1 होती है और Cl की -1 होती है ना। तो ये जो इनके जो लिखते हैं वो क्रॉस विधि के द्वारा लिखते हैं सूत्र। किस विधि के द्वारा? क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा लिखा जाता है, क्रॉस ओवर के द्वारा। इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे। तो Na के नीचे संयोजकता लिखनी है क्लोरीन की एक को कभी लिखता नहीं, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर पास में लिख दो Cl के नीचे किसकी संयोजकता लिखनी है, सोडियम की लिखनी है। तो सोडियम की संयोजकता 1, तो 1 को भी नहीं लिखेंगे। तो इसका सूत्र बन जाएगा NaCl। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे Ca+2 और Cl- है। तो कैल्शियम के नीचे तो लिख दी संयोजकता इसकी 1, तो 1 को लिखते नहीं है, और क्लोरीन के नीचे संयोजकता लिख दी इसकी। तो ऑटोमेटिक आवेश क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। अभी मैं आगे और बताऊंगा कैसे संतुलित हुआ, ये आगे डिटेल से। पहले अपन एक बार शॉर्ट में नियमों को अपन देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि किसी यौगिक का नाम लिखते समय उसमें एक धातु है और एक अधातु है, मतलब धातु और अधातु के संयोग से यदि किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उस यौगिक का नाम जब लिखेंगे तो सामान्यतः पहले धातु का नाम लिखेंगे और अधातु का नाम है वो बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम धातु होती है और क्लोरीन क्या होती है, अधातु होती है। सोडियम धातु होती है और क्लोरीन क्या होती है, अधातु होती है। तो यहाँ पर ये जो NaCl बना है, तो जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले धातु का नाम लिखेंगे। धातु कौन है, यहाँ धातु है, यहाँ पे सोडियम। धातु कौन है, सोडियम। तो इस अणुसूत्र वाले यौगिक का अपन जब नाम लिखेंगे तो पहले सोडियम का नाम लिखेंगे। ठीक है, और लिखने में अणुसूत्र लिखते समय भी पहले धनायन को लिखा जाएगा, अर्थात धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, ध्यान रखना। धातु और अधातु के लिए अपन अलग से पढ़ेंगे। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, इससे पहले वाले वीडियो में भी
मैंने आपको बताया था, है ना। धातुएं हमेशा ही क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनायन बनाती है, मतलब प्लस संयोजकता दर्शाती है। कैसी संयोजकता दर्शाती है, प्लस संयोजकता दर्शाती है। और ये धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और माइनस संयोजकता दर्शाती है। कैसी संयोजकता दर्शाती है, तो आप ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते हो कि जो प्लस संयोजकता दर्शा रहा है वो धातु है ज्यादातर, ठीक है। और जो माइनस संयोजकता दर्शाता है वो क्या है, अधातु है, ठीक है। हालांकि उपधातु भी होता है इनके बीच में। तो यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो अणुसूत्र लिखते समय भी अपन पहले धातु को लिखेंगे और बाद में अधातु को लिखेंगे, ठीक है। और नाम भी ऐसे ही लिखेंगे। नाम जब लिखेंगे तो पहले धातु का नाम लिखा जाएगा और बाद में अधातु का नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले सोडियम बोलेंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। आगे देखो, तथा यौगिक के रासायनिक सूत्र में पहले धातु धनाइन का, पहले किसका, धनाइन का प्रतीक लिखेंगे। धनाइन का प्रतीक यहाँ क्या Na है, तो Na लिख दिया, ठीक है। एवं बाद में अधातु मतलब ऋणाइन का प्रतीक लिखते हैं। तो पहले धनाइन का प्रतीक और बाद में ऋणाइन। ऐसे नहीं कि आप Cl Na कर दो इसको, ये नियम गलत है, ये नियम गलत है। नियमानुसार पहले धनाइन को लिखा जाएगा और बाद में ऋणाइन को लिखा जाएगा। नाम में भी पहले धनाइन का नाम और बाद में ऋणाइन का नाम। और प्रतीक या सूत्र लिखेंगे तो सूत्र लिखते समय भी पहले धनाइन का प्रतीक और बाद में किसका प्रतीक लिखेंगे, ऋणाइन का प्रतीक लिखेंगे। आगे बात समझ में। आगे देखो अगला तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम है रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र में संयोजित परमाणु की संयोजकता को क्रॉस करके, कैसे, क्रॉस करके, क्रॉस ओवर द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा, क्रॉस करके लिखते हैं। क्रॉस करने का मतलब है, जैसा भी मैंने बताया कि Na की संयोजकता मान लिया कि +1 है और क्लोरीन की माइनस, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्योंकि दोनों की संयोजकता क्या, एक है, दोनों की संयोजकता क्या, एक है, तो एक को लिखते नहीं। इसके अलावा जैसे एक दूसरा उदाहरण तो देखो, ये देख लो, जैसे Ca+2 है और क्लोरीन माइनस है, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो कैल्शियम के नीचे तो क्लोरीन की संयोजकता लिख देंगे जो कि 1 है और 1 को अपन लिखते नहीं है, तो सीधा ही क्या लिख देंगे, कैल्शियम लिख देंगे, ठीक है। और क्लोरीन के नीचे कैल्शियम की संयोजकता लिख देंगे, कैल्शियम की संयोजकता 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो CaCl2 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये संयोजकता वगैरह का ये क्या चक्कर है। तो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है संयोजकता ज्ञात करने का। और इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास मैंने अपलोड की है उस क्लास में देख लो, संयोजकता कैसे निकाली जाती है, वो पूरा उसके अंदर डिटेल से समझाया हुआ है। तो पहले आपको इस चीज को समझने के लिए आपको संयोजकता की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, संयोजकता की जरूरत पड़ेगी। और जब तक संयोजकता नहीं आएगी तब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का आप कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और यदि ऑलरेडी आपको पहले से संयोजकता आती है तब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है रासायनिक सूत्र। आगे अगला नियम क्या है, चौथा नियम है। चौथा नियम कह रहा है कि बहुपरमाणुक आयन, बताया था मैंने उस वीडियो में, बहुपरमाणुक आयन क्या होता है बहुपरमाणुक है आयनों द्वारा निर्मित यौगिक, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण बहुपरमाणुक आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बहुपरमाणुक आयनों के द्वारा। जैसे देखो बहुपरमाणुक आयन का एक उदाहरण दूं, NH4 प्लस अमोनियम आयन, ये बहुपरमाणुक आयन है। ये क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। CO3-2 कार्बोनेट अमोनियम, ये बहुपरमाणुक आयन है। सल्फेट SO4-2 सल्फेट, ये सब क्या बहुपरमाणुक आयन है। तो बहुपरमाणुक आयनों का जब नाम लिखते हैं तो बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं। आयन को पहले कहाँ रखेंगे, कोष्ठक में रखते हैं। तत्पश्चात मतलब बाद में अनुपात को दर्शाने वाली जो संख्या है उसको लिखते हैं, ठीक है। आगे बात सुने, तो उसको कोष्ठक में रखना बहुपरमाणुक आयन को। किसको, बहुपरमाणुक जो आयन है उसको किस में रखना है, कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, फिर संख्या दर्शाई जाती है। जैसे बात करें सोडियम सल्फेट की बात करें,
किसकी बात करें, सोडियम सल्फेट की बात करें। इधर यहाँ ऊपर देखो, सोडियम सल्फेट की अपन बात करें, सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और इसकी संयोजकता होती है +1। ठीक है, एक मिनट इधर नीचे देखो थोड़ा, सोडियम की संयोजकता +1 होती है और सल्फेट आयन को अपन SO4 - 2 लिखते हैं। तो जब लिखते समय क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी Na2SO4। यदि इसकी भी संयोजकता 1 से ज्यादा होगी तब इसको कोष्टक में लगा के यहाँ संयोजकता लिख देंगे, लेकिन यहाँ सोडियम की संयोजकता क्या 1 है, इसलिए लिखने की जरूरत है नहीं पड़ेगी, है ना। देखो ये अगला नियम क्या कह रहा है, यदि बहु परमाणु आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बात सुनो, तब कोष्टक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे SO4 एक समूह के रूप में ही है, तो आवश्यक यदि यहाँ 2 लगाने की जरूरत पड़ती, जैसे मान लिया कि एक उदाहरण लेते हैं अपन, मान लिया कि दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी बात करें, कैल्शियम। तो कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता होती है -1। तो यहाँ ये हाइड्रोक्साइड है, ये बहुपरमाणु आयन है, तो यहाँ कैल्शियम लिख दिया और ये OH को कोष्टक में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखनी है, तो यहाँ इसके नीचे लिख दिया। तो यही ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर विधि, है ना। धनायन की संयोजकता ऋणायन के नीचे लिख दो और ऋणायन की संयोजकता धनायन के नीचे लिख दो। यदि 1 होती है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, और 2 बराबर होती है तो 2 से 2 कट जाएगी, 3 बराबर है तो 3 से 3 कट जाएगी। आगे बात सुन, तो कुछ और उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा और अच्छे से समझते हैं इन नियमों को। देखो अपन और एग्जाम्पलों की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के सूत्र को अपन समझते हैं। जैसे मान लिया कि ये लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका अपने को सूत्र लिखना है, तो संयोजकता के आधार पर हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है वो अपन कैसे लिखेंगे। तो अपने को क्या करना है, पहले तो लिखना है प्रतीक। ठीक है, एक तरफ लिख दिया हमने प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H और क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है Cl। आगे बात सुन, अब इनकी लिख दो संयोजकता है, इनकी क्या लिख दो संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1 और इसकी संयोजकता होती है -1। अब क्रॉस विधि क्या कहती है, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख दो और इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख दो। आगे बात सुन, तो लिखो H के नीचे क्लोरीन की संयोजकता 1 को लिखते नहीं है, और फिर लिखते हैं क्लोरीन के नीचे हाइड्रोजन की संयोजकता 1, वो भी नहीं लिखेंगे, तो सीधा फॉर्मूला हो गया HCl। क्या बन गया, HCl बन गया। आगे बात सुन, तो इस प्रकार से इनके सूत्र लिखे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड का, किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का उदाहरण लेते हैं अपन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो जाएगा, लिखो प्रतीक, लिखो हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया H हो गया, और सल्फाइड का, सल्फर का प्रतीक हो गया S। इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी होती है 1 और इसकी होती है 2, इसकी -2 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी +1। तो संयोजकता को वैसे माइनस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ये माइनस कर दो आप और ये प्लस कर दो, पहले धनायन को लिखते हैं बाद में ऋणायन को लिखते हैं। तो H को पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे H को, लेकिन H को लिखेंगे, H के नीचे संयोजकता किसकी लिखेंगे, सल्फर की। सल्फर की संयोजकता कितनी है, 2 है, 2 लिख देंगे। फिर बाद में लिखेंगे ऋणायन, है ना, तो सल्फर हो गया, क्या हो गया, सल्फर हो गया। तो सल्फर के नीचे हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, सूत्र हो गया H2S। क्या हो गया, H2S। आगे बात सुन, इसी प्रकार अपन और कुछ अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ अन्य प्रकार के लेते हैं, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अपन एक उदाहरण लेते हैं। किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन की अपन संयोजकता की बात करें तो इसमें क्या है, कार्बन और क्लोराइड, ये टेट्रा का मतलब ये 4 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो 2 तत्व है इसके अंदर, एक तो कार्बन तत्व है और एक है क्लोराइड तत्व है। तो कार्बन के लिए प्रतीक C लिख देंगे, क्लोरीन का लिख देंगे Cl। ये माइनस बनाता है और ये +4 या -4 भी बना सकता है। तो यहाँ पे ये, हालांकि ये सह संयोजी होता है, प्लस माइनस नहीं बनाएगा, इसलिए प्लस और माइनस मैंने पहले कहा था कि नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो इसकी संयोजकता होती है 4 और इसकी संयोजकता होती है 1। आगे बात समझ, अब पहले कार्बन को लिखेंगे क्योंकि ये तो ऋणायन बनाता है। ये क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है।
ठीक है। तो कार्बन को लिख दिया पहले, कार्बन के नीचे किसकी संयोजकता लिखनी है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है 1, तो 1 को लिखते नहीं, ओके ठीक है, आगे हो गया। अब लिखो Cl के नीचे किसकी संयोजकता लिखनी है, कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, ये हो गया CCl4। मतलब क्रॉस करना है, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, बस पहले धनायन को लिखना है और बाद में ऋणायन को लिखना है, बस काम खत्म। बहु परमाणु आयनों के कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर है कोष्टकों वाली जो नियम, कोष्टक वाला जो नियम पढ़ा था उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम क्या बहु परमाणु आयन है, ठीक है, इसका हो जाएगा NH4+, और सल्फेट भी बहु परमाणु आयन है, इसका होता है SO4-2। कहने का मतलब है कि इसकी संयोजकता +1 है और इसकी संयोजकता कितनी है 2 है, कितनी है 2 है, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये NH4 पहले धनायन को ही लिखेंगे, पहले धनायन को लिख दिया। अब इसके नीचे किसकी संयोजकता लिखनी है, इस सल्फेट की संयोजकता है 2, तो इसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। यदि सल्फेट की संयोजकता या यहाँ पे जो बहु परमाणु आयन है उसकी संयोजकता 1 होती तो यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी मैं बताऊंगा। तो NH4 इसकी संयोजकता 2 और आगे क्या है SO4 की संयोजकता क्या है 1, तो यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। तो NH4 का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे, NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्या बोलेंगे इसको, NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो इस प्रकार से ये एक रासायनिक सूत्र बन गया। इसी प्रकार जैसे मान लिया यहाँ OH होता है, इसके स्थान पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-, तो क्या बन जाता है, ये +1 है, इसकी -1 है, तो हो जाती NH4, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखनी 1 है, 1 को लिखेंगे नहीं, और 1 है तो कोष्टक भी बनाने की जरूरत नहीं है, आगे लिख देंगे OH के नीचे इसकी संयोजकता लिखेंगे, इसकी संयोजकता 1 है, तो यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं है और कोष्टक की भी जरूरत नहीं है, तो सूत्र बन जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से सूत्र है वो बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार यदि अपने को संयोजकता याद है, संयोजकता यदि अपने को ज्ञान, यदि हमें संयोजकता का ज्ञान है तो अपन सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब अपन सूत्र भूल जाते हैं तब, मान लिया कि आप हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र भूल गए, या आप मान लिया कि इसका सूत्र आप भूल गए, तो आपको यदि संयोजकता याद है, बहु परमाणु आयनों की संयोजकता क्या होती है, वो पिछले वाला जो वीडियो है उसमें बहु परमाणु आयनों की संयोजकता है वो भी मैंने बता दी है, ठीक है। तो इनकी संयोजकता यदि अपने को याद है तो उसके आधार पर अपन सूत्र लिख सकते हैं। कब, जब अपने को सूत्र याद नहीं है, सूत्र मान लिया भूल गए, तो संयोजकता के आधार पर अपन सूत्र निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा और पॉइंट पढ़ते हैं, वो है आपके परमाणुकता। क्या होता है, परमाणुकता क्या होती है उसको अपन पढ़ते हैं। ये परमाणुकता को समझने के लिए आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद में इसको अपन समझते हैं, ठीक है, ओके। तो परमाणुकता क्या होती है, देखो, किसी अणु, ठीक है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। मतलब कोई भी अणु है, जैसे जल का अणु है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनके अणु में कितने परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु की जो संख्या होती है उस परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। जैसे अपन बात करें, यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख दिए है मैंने, ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में रहती है। हाइड्रोजन किस रूप में रहती है, H2 के रूप में रहती है। ये कभी भी प्रकृति में H के रूप में नहीं रहती, ये H2 के रूप में रहती है। आगे बात समझ में, तो इसके हाइड्रोजन के अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु है, 2 है, तो इसकी परमाणुकता क्या हो गई, 2 हो गई, द्विपरमाणु। तो हाइड्रोजन द्विपरमाणु हो गया। हीलियम एक परमाणु होगा, हीलियम क्या हो जाएगा, एक परमाणु हो जाएगा। कभी ये He2 के रूप में नहीं होता, ऐसा नहीं कि ये आप He2 लिख दो या He3 लिख दो, इस रूप में ये कभी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखें ऑर्गन, तो ऑर्गन जो है वो भी एक परमाणु अवस्था में ही पाया जाता है, ठीक है, इसकी भी परमाणुकता एक ही होती है। नाइट्रोजन, हमेशा अपन कभी भी नाइट्रोजन को लिखते हैं तो अपन N2 के रूप में लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं,
हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं, हमेशा अपन इनको इसी रूप में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसी अवस्था में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन है, अब जैसे जल है तो जल को क्या लिखोगे, जल को H2O के रूप में तो लिखोगे, ठीक है। आगे बात सुन, तो नाइट्रोजन है N2 के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब इसमें भी 2 परमाणु होता है नाइट्रोजन के, कितने, 2 परमाणु होता है नाइट्रोजन के। फिर है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी द्विपरमाणु का है, इसको भी अपन हमेशा Cl2 के रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, Cl2 के रूप में लिखते हैं। आगे बात करें फास्फोरस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फास्फोरस चतुर्परमाणु होता है, कैसा होता है, P4 के रूप में होता है, किस रूप में होता है, P4 के रूप में होता है, चतुर्परमाणु अवस्था में पाया जाता है। तो इसकी कई बार परमाणुकता पूछी भी जाती है कि फास्फोरस की परमाणुकता होती है, ठीक है, इन सब की परमाणुकता कई बार पूछी गई, इसलिए ये जो मोस्ट उदाहरण है यही मैंने लिए हैं, ठीक है। तो फास्फोरस की परमाणुकता हो गई 4, कितनी, चतुर्परमाणु हो गया है। और सल्फर है, इसकी परमाणुकता 8, S8, और ये रिंग या वलय अंगूठी के समान होता है, वलयनुमा होता है, कैसा होता है ये, वलय के समान, अंगूठी के समान होता है ये, ठीक है, किसके समान, अंगूठी के समान। तो इसको अपन बहुपरमाणु बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बहुपरमाणु बोलेंगे। तो ये परमाणुकता हो गई, कई बार इससे सवाल है वो पूछ लिया जाता है कि परमाणुकता तत्व दे दिया जाएगा और उसकी आपको परमाणुकता बतानी होती है। आगे बात सुने, तो परमाणुकता कैसे ज्ञात करते हैं ये अपने को ध्यान में रखना है, छोटे सवाल के तौर पे। अब छोटा क्या, कंपटीशन एग्जाम में तो कोई छोटा नहीं होता है, आई बात समझ, सारे क्वेश्चनों के सेम ही नंबर होता है, तो ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। तो कई बार इनसे प्रश्न है वो जनरल साइंस में पूछ लिया जाता है, जैसे हीलियम की परमाणुकता कितनी होती है या हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है। अब अपने को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को अपन H2 के रूप में लिखते हैं, या ये पूछ ले ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं, किस रूप में, O2 के रूप में। तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी इसकी परमाणुकता, 2। तो परमाणुकता के बारे में कई बार क्वेश्चन है वो आया हुआ है, और ये भी आया हुआ है, सल्फर S8 है ना, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, तो 8S8 के रूप में होता है। ऑप्शन पे यदि 8 लिखा हुआ है तो 8 कर देना, नहीं तो बहुपरमाणु कर देना, क्या कर देना है, बहुपरमाणु कर देना है। तो ये परमाणुकता भी अपने को आनी चाहिए। और इसके अलावा संयोजकता के आधार पर किसी रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, तो क्रॉस विधि के द्वारा। धनायन की संयोजकता ऋणायन के नीचे और ऋणायन की संयोजकता धनायन के नीचे, पहले धनायन को लिखेंगे बाद में ऋणायन को लिखेंगे। और बहुपरमाणु आयन है वो संयोजकता अधिक है तो कोष्ठक लिख देंगे, अदरवाइज कोष्ठक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुपरमाणु आयनों की संयोजकता क्या होती है, संयोजकता कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको जो पिछली क्लास है उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो कि केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है, ठीक है, वहाँ पर हर रोज क्विज डालते हैं हम, ठीक है। तो वो क्विज भी आपको परीक्षा की तैयारी करने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।